नमस्कार, स्वदेश एजेंडा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। देश में अपने अधिकार के लिए लड़ना या आवाज उठाना हमारे संविधान की आजादी की पहचान है, लेकिन जब टकराव राजनीतिक दलों में बदले की भावना से हो तो उसे क्या कहेंगे। दरअसल मंगलवार को पेपर लीक और शिक्षा सुधार की मांग को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास के बाहर विरोध प्रदर्शन हुआ था। इस दौरान राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी वाड्रा और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव समेत अन्य विपक्षी दलों के कई सांसद और नेता मौजूद थे, जिन्हें गिरफ्तार किया गया और बाद में रिहा भी कर दिया गया। अब इसी प्रदर्शन से नाराज बीजेपी ने देश भर में कांग्रेस दफ्तरों पर प्रदर्शन किया, जिससे दोनों पक्षों में जमकर लाठियां और पत्थरबाजी नजर आई। आज इससे पहले 1975 में इलाहाबाद हाईकोर्ट के तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का चुनाव निरस्त किए जाने के बाद विपक्ष ने उनके इस्तीफे की मांग तेज कर दी थी। तब जयप्रकाश नारायण ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के खिलाफ आंदोलन करते हुए उनके आवास 1 सफदरगंज रोड के घेराव का आह्वान किया था। हालांकि 25 जून 1975 को आपातकाल लागू होने की वजह से ये घेराव नहीं हो सका और सभी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन 51 साल बाद राहुल गांधी और विपक्ष के नेताओं ने पीएम आवास पर धरना प्रदर्शन किया। सवाल इस बात का है कि इस प्रदर्शन के मायने क्या हैं? विपक्ष के प्रदर्शन का पलटवार बीजेपी का इस तरह से करना क्या दर्शाता है और इससे क्या संदेश आता है? विस्तार से करेंगे आज चर्चा। उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। देश में संसद से लेकर सड़क तक संग्राम जारी है। कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दलों के विरोध प्रदर्शन के विरोध में बीजेपी ने भी देशव्यापी प्रदर्शन किया। जम्मू, पटना, मध्य प्रदेश सहित देश भर से प्रदर्शन की कई तस्वीरें सामने आई। बीजेपी ने कांग्रेस मुख्यालय के बाहर जमकर बवाल किया। बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच पथराव, लाठीबाजी के बाद भारी पुलिस बल तैनात करना पड़ा। शुरुआती नोकझोंक से शुरू हुआ विवाद हिंसक झड़प में बदल गया, जिससे अफरा तफरी मच गई। राहुल गांधी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। राहुल तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पक्ष विपक्ष के टकराव की ये तस्वीर तब आई जब लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं सहित अन्य विपक्षी दलों ने प्रधानमंत्री आवास के बाहर नीट यूजी 2026 पेपर लीक और छात्रों पर कथित पुलिस कार्रवाई के विरोध में धरना दिया था। राहुल गांधी ने कहा कि छात्रों पर हमला हर भारतीय परिवार पर हमला है। प्रधानमंत्री मोदी को लगता है कि वो बिना जवाब दिए, बिना किसी नतीजे का सामना किए बच निकलेंगे, नहीं कर पाएंगे। इस बार तो बिल्कुल नहीं। इस प्रदर्शन के बाद में दिल्ली पुलिस ने राहुल गांधी समेत कई विपक्षी नेताओं को हिरासत में लिया था और कुछ समय बाद उन्हें रिहा कर दिया गया। राहुल गांधी जी को किए, प्रियंका जी को किए और बहुत से स्टूडेंट्स को तो उन्होंने किया ही किया, लेकिन हमारे जो बड़े नेता हैं उनको कुचलने की कोशिश अगर आप करेंगे फिर लाखों में लोग उठेंगे, फिर उस वक्त तुम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। और हम डरने वाले लोग नहीं हैं, हम लड़ते रहेंगे। कल आप पछताएंगे कि हमने जो राहुल जी के लिए किया या प्रियंका जी के लिए किया ये ठीक नहीं है, उसी का परिणाम हम भुगतना पड़ रहा है, ऐसा उनको महसूस करना पड़ेगा। राहुल गांधी जी और हम और तमाम सांसद वहां गए, क्या कपड़े नहीं फाड़े गए या कपड़े नहीं पकड़े गए? ये व्यवहार पुलिस ने कब करना शुरू कर दिया, वो भी लीडर्स के साथ? हमारी मांग विपक्ष और छात्र नौजवानों की लगभग मांग एक है कि इस्तीफा हो और उसके बाद बातचीत हो, उनकी मांगे मानी जाएं। युवा, छात्र, नौजवान जो इतने दिनों से मांग कर रहे हैं। पेपर लीक कोई एक परीक्षा का सवाल नहीं है। पेपर लीक 150 से ज्यादा हुए हैं और यूपी में 20 से ज्यादा हुए हैं। तो सोचिए कितना छात्र, नौजवान और उनका परिवार उससे परेशान है। जिस तरह पुलिस वालों का रवैया रहा, सीआरपीएफ का रवैया रहा, एसटीएफ का रवैया रहा है, तो सरकार आखिरकार मांग क्यों नहीं मांग रही है? बच्चे जो लेकर आए थे, क्या मांग लेके आए थे? क्या आप अपना सिस्टम सही करिए, आप इनको हटाइए एजुकेशन मिनिस्टर को। तो सरकार क्यों जवाब नहीं दे पा रही है? बीजेपी धर्मेंद्र प्रधान को बचाने के लिए प्रोटेस्ट कर रही है, कांग्रेस नौजवानों को और उनके भविष्य को बचाने के लिए प्रोटेस्ट कर रही है। ये अंतर है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी विध्वंसक पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी की सोच तोड़ना है, ये आज कांग्रेस कार्यालय को घेरवा रहे हैं। अरे अपना मन तो साफ करिए, आपका मन साफ है नहीं।
आपका मन तो मैला है, अपने मन को साफ करिए। कांग्रेस कार्यालय घेरवाएंगे तो इनका आज हम लोग तबीयत से इलाज भी करेंगे। तो उसका नतीजा देखा नहीं, एक काला चिट्ठा लोकतंत्र का तैयार कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। सामाजिक न्याय के मुद्दे पर, नौजवानों की रोजी नौकरी के मामले पर भाजपा मौन क्यों है? ये देश की जनता आपको उखाड़ के दम लेगी, आपके साथ कोई समझौता नहीं करेगा। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, विपक्ष के सारे नेता, चाहे वो अखिलेश जी हो, कोई भी, सारे लोग मरने को तैयार हैं। कांग्रेस के इस प्रदर्शन के विरोध में बीजेपी ने देश भर में कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन करने का फैसला लिया था। पार्टी का आरोप है कि कांग्रेस ने प्रधानमंत्री आवास के बाहर प्रदर्शन कर सुरक्षा व्यवस्था से समझौता किया और राजनीतिक माहौल को जानबूझकर तनावपूर्ण बनाया। देखिए, राहुल गांधी जी ने संवैधानिक पद पे रह के संविधान की गरिमा को तार तार किया है। वो भारत में दूसरे देशों का नकल करके यहाँ उपद्रव कराना चाहते हैं। तो क्या राहुल गांधी के ऊपर, तो मैं कहता हूँ कि जिस तरह की घटना घटी है उसमें उन पर देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। कांग्रेस मुख्यालय पे कांग्रेस को चेतावनी देने के लिए लोकतंत्र विरोधी उनके नेता राहुल गांधी जो विदेशी मंचों पे जाके इस देश का अपमान करते हैं, जो लोकतंत्र का मजाक उड़ाते हैं, जो लगातार देश में अराजकता का माहौल पैदा करना चाहते हैं, उनके विरोध में ये प्रदर्शन था। लेकिन कांग्रेस ये ना समझे कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी मौके पे कभी भी उनके अराजकता को सहन करेगी। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी डिबेट से भागकर एक अराजक वातावरण पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। कल तो मुझे लगता है कि सारी हदें पार करके प्रधानमंत्री के आवास के बाहर पहुंचना, ये किसी बहुत बड़े षड्यंत्र का एक हिस्सा है जिसका हम अभी विरोध करने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता यहाँ से अभी इस स्थान से निकलकर कांग्रेस पार्टी के ऑफिस के बाहर जाएंगे और इनको ये संदेश देंगे कि भारत का हर व्यक्ति लोकतंत्र में विश्वास रखता है, अराजकता में। कांग्रेस का कैरेक्टर शुरू से देश विरोधी रहा है। ये सत्ता में रहे तब भी इन्होंने देश की तबाही के लिए ही मापदंड तय किए। विपक्ष में बैठ के भी ये कांग्रेस इस बढ़ते हुए भारत को, इस ज्वलंत भारत को जो आगे बढ़ रहा है उसको रोकने के लिए और देश के युवाओं में अराजकता फैलाने के लिए षड्यंत्र रच रही है, जो षड्यंत्र कांग्रेस का कभी कामयाब नहीं होने देंगे। देखिए, राहुल गांधी विपक्ष के नेता बने हैं तो क्या सारी मर्यादा तोड़ देंगे? कहीं भी किसी के घर के बाहर जाके बैठ जाएंगे? राहुल गांधी ने विपक्ष के नेता के पद को अपमानित किया है। उन्होंने जिस तरह जाकर पुलिस से धींगा मुश्ती की, सिर्फ वो न्यूज़ बनाना चाहते हैं, माहौल खराब करना चाहते हैं, युवाओं को उकसाना चाहते हैं। कल की जो हरकत उन्होंने की उसके लिए उनको माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस के राहुल गांधी जी ने, उनके गठबंधन ने जिस तरीके से ये पूरे छात्रों के आंदोलन को पोलिटिसाइज करने का काम किया, ये किसी संवैधानिक संस्था को नहीं मानते। पूरे देश में एक अराजक का माहौल पैदा हो, एक अराजकता हो, हमारे देश के जो युवा है वो दिग्भ्रमित हो, एक भ्रम का वातावरण, एक रॉन्ग नैरेटिव सेट करने का काम कांग्रेस और उनके राहुल गांधी जी और उनकी पूरी टीम कर रही है। देश की जनता सब समझती है। देश में आग जलाया राहुल गांधी ने, प्रियंका गांधी ने और खड़गे ने। जो वो लोग किया है दिल्ली में, उसका रिफ्लेक्शन, उसका रिएक्शन यहाँ आ रहे। आंध्र प्रदेश बीवीएन माधव जी नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी आज कांग्रेस पार्टी को निर्देश करने के लिए, आज कांग्रेस पार्टी को उसका देखने के लिए, उसका खत्म करने के लिए, उसका बात बोलने के लिए, उसका जवाब देने के लिए आए हैं।
नीट परीक्षा पर संसद में उठे बवाल के बाद अब ये लड़ाई संसद से निकलकर देश के अलग अलग राज्यों में सड़क पर पहुंच गई है। प्रधानमंत्री आवास के बाहर हुए इस प्रदर्शन से बिफरी बीजेपी ने कांग्रेस कार्यालय के घेराव की कोशिश की। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को गद्दार करार देते हुए आरोप लगाए कि वो छात्रों के मामले पर राजनीति कर रहे हैं और विदेशी ताकतों के इशारे पर ये राजनीति हो रही है। उधर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी पर तीखा हमला बोलते हुए उन्हें राम मंदिर के चढ़ावा चुराने और नीट परीक्षा में मारे गए छात्रों का जिम्मेदार तक कह दिया। ऐसे में पक्ष विपक्ष के बीच इस टकराव का आगामी राजनीति का स्वरूप क्या होगा और प्रोटेस्ट बनाम प्रोटेस्ट सरकार का लिटमस टेस्ट के कितने सटीक परिणाम आने वाले समय में देखने को मिलेंगे, ये देखने वाली बात होगी। चैनल हेड आरपी श्रीवास्तव के साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर राखी वर्मा की रिपोर्ट। चलिए, तो जो प्रोटेस्ट दिखा, एक सवाल तो है, यदि विपक्ष ने कोई घेराव किया या पीएम आवास का घेराव करने पहुंचे, उनको अरेस्ट किया गया और उसके बाद रिहा भी किया गया, उनकी जो मांग है वो क्यों प्रदर्शन करने पहुंचे थे, यहां तक तो बात समझ में आई। लेकिन उनके इस विरोध प्रदर्शन से यदि आपको कुछ तकलीफ हुई या सरकार को तकलीफ हुई, तो सिर्फ इस बात की तकलीफ से कि पीएम आवास घेराव करने पहुंचे थे और इसलिए हम कांग्रेस के जो दफ्तर हैं वहां घेराव करेंगे, देश भर में जो बीजेपी का आज प्रदर्शन हुआ, इसके मायने क्या हैं? देखिए, मायने इसलिए ये सवाल उठ रहा है क्योंकि ये किस तरह का टकराव है और ये किस तरह का वार पलटवार है, इसको पहले तो समझने की ज़रूरत है। क्योंकि किसी मुद्दे पर जाकर आप यदि घेरते हैं तो समझ में आता है, लेकिन सिर्फ इसलिए घेराव यदि आप करेंगे या इस तरह का प्रदर्शन आप करेंगे या पलटवार करेंगे कि आप पीएम आवास घेरने क्यों गए, तो ये सवाल है। देखिए, वो विपक्ष है, उनकी चीज़ें हैं, लेकिन मुझे लगता है आज बड़ा सवाल यही है, सबसे पहले तो मुद्दे तो है ही, मुद्दे से इतर कि ये किस तरह का टकराव था और यदि इस तरह का टकराव होगा तो आगामी स्वरूप राजनीति का कैसा होगा, ये हमें सोचना पड़ेगा। चर्चा पर चलेंगे, मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे अनिल गोयल। अनिल जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे डॉक्टर पवन डोंगरे। पवन जी, आपका भी बहुत स्वागत है। समाजवादी पार्टी से हमारे साथ रविंद्र प्रताप सिंह हैं। रविंद्र जी, आपका भी बहुत स्वागत है। आम आदमी पार्टी से मुकेश जायसवाल हमारे साथ हैं। मुकेश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार हैं डॉक्टर कुमार राकेश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ संदीप चौधरी जी भी हैं। संदीप जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले अनिल जी आपसे करती हूँ। मुझे सुन पा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, वेलकम। अनिल जी, मुझे पहले ये बताइए कि जिस तरीके से पीएम आवास घेराव करने पहुंचे थे, काफी हंगामा हुआ, अरेस्ट किया गया, फिर छोड़ दिया गया, उस पर ऐतराज बीजेपी को था और ऐसा लगा कि सुरक्षा की दृष्टि से ये ठीक नहीं था, इस तरीके से विपक्ष को नहीं करना चाहिए और इसलिए आप लोगों ने एक पलटवार में प्रदर्शन किया। लेकिन मैसेज क्या गया, मैं बस ये जानना चाहती हूँ, इस तरह के विरोध प्रदर्शन से क्या मैसेज देना चाह रही थी भारतीय जनता पार्टी? राखी जी, सबसे पहली बात तो यह है कि कल जो राहुल गांधी जी ने करा है वो पूरी तरीके से निंदनीय है। आप देश की सुरक्षा को खतरे में डाल करके अपने पद का दुरुपयोग करते हुए इस तरह के प्रदर्शन कर रहे हैं और निश्चित तौर पर राहुल गांधी जी को ये याद दिलाने के लिए, उनका ध्यान आकृष्ट करने के लिए कि ये प्रदर्शन ठीक नहीं है, हमको उनके कार्यालयों पर जाकर के प्रदर्शन करना। राहुल गांधी भी एक कांग्रेस के सांसद नहीं है, माननीय विपक्षी दल के नेता है, वो भी एक संवैधानिक पद है, उनको भी संवैधानिक जिम्मेदारियां निभाने की उनकी जिम्मेदारी है कि जो संवैधानिक पद की जिम्मेदारियां होती हैं वो आपको निभाओ, गैर जिम्मेदाराना व्यवहार आप मत करो। उसका ध्यान आकृष्ट करने के लिए हमने कि भी हम भी अपनी बात कहें, पूरे देश को पता चले कि कांग्रेस ने किस तरीके से गैर जिम्मेदाराना ढंग करके, आपको कोई अननोन व्यक्ति से गलती होती है अलग बात है कि आपको ने सरकारें चलाई हैं और उन सरकारों चलाने में अगर देखा जाए तो 1968 से लेकर 2013 तक हर बार हर साल कई पेपर लीक हुए, उनके स्टेट में भी, उनके राज्य में भी और उनके केंद्र में सरकार होते हुए भी, लेकिन आप उस टाइम पेपर लीक रोक नहीं पाए। आज आप कानून को हाथ में लेकर के आप प्रधानमंत्री की सुरक्षा को हाथ में लेकर के
और छात्रों की कंधे पर बंदूक धर करके जिस तरीके से देश में अराजकता पैदा करना चाहते हो, वो नहीं चलेगी। आप निश्चित तौर पर संवैधानिक रूप में जो भी आपको काम करना वो काम करें, लेकिन संविधान को हाथ में लेकर के संविधान की दुहाई दे करके, एक तरफ संविधान की दुहाई देते हैं, एक तरफ संविधान को हाथ में लेते हैं और एक तरफ संविधान को मानते नहीं। ये बिल्कुल जिस तरीके से 1975 में इंदिरा गांधी जी को राजनारायण जी ने हराया, वो गलती से चुनाव जीते, हाई कोर्ट ने उनका चुनाव कैंसिल करा, उनको रिजाइन देने की बजाय उन्होंने इमरजेंसी लगा करके सारे विपक्षी दल के नेताओं को जेल में डाल दिया। यहाँ समाजवादी पार्टी के नेता बैठे, उनके मुलायम सिंह यादव को भी जेल में घर से उठा करके जेल में डाल दिया। लोकतंत्र की हत्या वो कहते हैं, उसको इस तरह उन्होंने लोकतंत्र की हत्या करी है। और आज नेता प्रतिपक्ष होकर के भी लोकतंत्र की हत्या करने में लगे हुए। अनिल जी, तब भी तो इंदिरा गांधी आवास घेरने की कोशिश तो तब भी की गई थी, जब का आप जिक्र कर रहे हैं। इंदिरा गांधी आवास घेरने की कोशिश तब भी की गई थी, हालांकि इमरजेंसी थी, तो उस तरीके से चीजें नहीं हो पाई और बाकी जो विपक्ष के नेता थे उनकी गिरफ्तारी हुई। नहीं, मैं इसलिए ये बात कर रही हूँ क्योंकि आपने 1975 का एक जिक्र किया, बस इसलिए मैंने ये बात बोली। राखी जी, उस देखो, वो हम सूचना दे करके, जानकारी दे करके, लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करना, एक छापामार तरीके से विरोध करना, आप अपने निवास स्थान पर बुला करके एकदम ऐसा करते हैं जो किसी को संभावना भी नहीं है। एक लोकतंत्र में विरोध करना बिल्कुल सबका हक है, विपक्षी दलों का विरोध करना हक है, लेकिन उसकी भी कोई सीमाएं हैं, उसका भी कोई संवैधानिक लिमिटेशंस है। उन लिमिटेशंस का पालन करे बिना आप धोखा दे करके इस तरह से काम करोगे, उसको छापामारी कहते हैं। आपने बिल्कुल भी धोखा दे करके कोई काम कर रहे हैं, एक अपनी बात रखने के लिए विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, दोनों में बहुत अंतर है। ठीक है। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी जंतर मंतर में जाकर के छात्रों को बहकाने भड़काने के लिए उनके प्रदर्शन में शामिल हो रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी जो पंजाब के अंदर पेपर लीक हुए मामले में, जो भर्ती परीक्षा का पेपर का लीक मामला था, वहां के छात्रों पर लाठीचार्ज कर रही है। ठीक है अनिल जी, मैं दो बातें बस बोलना चाहती हूँ। अनिल जी, दो बातें बोलना चाहती हूँ। आज की जो चर्चा है ना, कांग्रेस और बीजेपी वर्सेस जो प्रदर्शन हुआ, और वो पहले किसने किया और उसके पलटवार में इस तरीके का प्रदर्शन जो किया गया वो क्यों किया गया, ये एक विषय है। ठीक है, पहली चीज, कितना सही है कितना गलत है वो तो बाकी लोग भी अपनी बात रखेंगे। रही बात छात्रों के कंधे पे गोली चलाने का, तो सर ये बताइए ना, नीट तो नहीं कांग्रेस ने करवा दिया? आप मेरी बात को समझिए। यदि नीट को लेकर बवाल हो रहा है या स्टूडेंट्स परेशान हैं या वो अपना आंदोलन कर रहे हैं, तो सरकार की जिम्मेदारी है जाकर बात करिए, कम से कम बात तो कर ही सकते हैं। यही सबकी बात थी। यदि बात नहीं होती है, हिंसा होती है और चीजें होती हैं, बात ये भी आ रही है कि वहां पे कुछ और लोग भी थे, दूसरे गेटअप में थे, मैं सारी चीजों को चलिए मान लेती हूं, लेकिन ये क्यों कहना कि विपक्ष राजनीति कर रहा है? नीट का मुद्दा वो थोड़ी ना लेकर गए हैं कि राहुल गांधी ने कह दिया या केजरीवाल ने कह दिया या अखिलेश यादव ने कह दिया कि आप लोग नीट मुद्दे पर बैठ जाइए। तो छात्रों की नाराजगी है ना, तो उसको तो कम से कम हम सकारात्मक रूप से लें। विपक्ष को कोसिए, लेकिन हर जगह पे सिर्फ कोसने की राजनीति नहीं होती ना। राखी जी, बिल्कुल आपने ठीक प्रश्न उठाया। नंबर एक, नीट परीक्षा जो कैंसिल हुई थी, पेपर लीक हुए थे, सरकार ने पूरी सख्ती के साथ उस सब काम को करा है। दोषियों के खिलाफ कार्रवाई चल रही है, उनको सजा दी जा रही है, किसी को नहीं बख्शा जा रहा। एक बार नीट के द्वारा पेपर सरकार ने कामयाबी पूर्वक करवाए हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। तीसरी बात, जब हमारे युवाओं ने वहां पर धरना प्रदर्शन करा, उस बिल्कुल शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन चल रहा था, उन्होंने अपनी लिखित मांग जब सरकार को दी तो सरकार ने उनको बुलाया, उनसे बात करी। जेपी नड्डा जी के साथ वो बैठे हैं, उन्होंने उनसे बात करी और धरना समाप्त करने की अपील करी। उसके बाद में धरना जिस तरीके से उपद्रव हुए, जिस तरीके हिंसक धरना हो गया, जिस तरीके से पुलिस के IAS IPS अफसरों को मॉब लिंचिंग की गई, जिस तरीके से उनको मारा पीटा गया, जिस तरह के कानून को हाथ में लिया गया, उस सब विषय को माननीय विपक्षी दल ने कहीं भी इसका विरोध नहीं करा, कहीं भी किसी को रोकने की कोशिश नहीं करी और उसको उन्होंने जायज ठहराया। आप एक बात बताएं कि अगर पुलिस को पीटना संवैधानिक अधिकार है क्या? पुलिस की मॉब लिंचिंग करना संवैधानिक अधिकार है क्या? और स्टूडेंट्स का जो खून बहा, अनिल जी, और स्टूडेंट्स को जो चोटें आई, वो संवैधानिक अधिकार है जिन्होंने भी मारा? एक बच्ची वेंटिलेटर पे है। बिल्कुल नहीं, एक बच्ची वेंटिलेटर पे है। हम बच्चों की पिटाई का समर्थन नहीं कर रहे, बाकी जी एक हम उसका भी विरोध कर रहे हैं, लेकिन हम इसका भी विरोध कर रहे हैं।
आप मुझे एक बार ठीक है मुकेश, एक सेकंड भैया, कौन बीच में बोल रहे हैं? हम इस बात का बड़ा स्पष्ट विरोध करते हैं कि भाई बच्चों के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं, बच्चों पर उंगली नहीं उठनी चाहिए, लेकिन अगर उन ठीक है अनिल जी, ऑडियो ब्रेक हो रहा है आपका, कुछ नेटवर्क इशू हुआ है? ठीक है, जल्दी से वापस आऊंगी, कई सारे मेहमान हैं। ऐसे तो आप जो बोल रहे हैं उसको उस पे मैं चलूंगी तो मेरे पास बहुत सारे ऐसे सवाल हैं कि हम और आप ही बात करते रह जाएंगे, तो बाकी लोगों का मत आ जाए वो ज्यादा जरूरी है। पवन जी मुझे सुन पा रहे हैं? ठीक है अनिल जी, जल्दी जल्दी से वापस आ रहे हैं। ठीक है पवन जी, यहाँ पर आपत्ति या बीजेपी की नाराजगी इस बात से है, जो आज प्रदर्शन हुआ आप लोगों के विरोध में, वो इस बात से है कि बिना सूचना के राहुल गांधी को या अन्य जो भी, हालांकि उन्होंने क्योंकि एलओपी हैं तो उन्हीं का उन्होंने केंद्र में नाम लिया, तो इसलिए मैं राहुल गांधी का ही जिक्र कर रही हूँ, हालांकि दूसरे भी विपक्ष के सांसद थे, लेकिन उन्होंने कहा कि इस तरह से बिना सूचना के जाना ठीक बात नहीं है, अपने पद की गरिमा को समझना चाहिए और ये तरीका सही नहीं था। ये कहीं ना कहीं प्राइम मिनिस्टर की सुरक्षा की भी बात होती है, तो कम से कम आप जो भी करें बता के करें जो लोकतंत्र में कहा गया है। तो मुझे लगता है लोकतंत्र में क्या कहा गया है, क्या होता है, एलओपी को पता ही होगा, विपक्ष को पता ही होगा, तो कहाँ अधिकार छूट गया या नहीं देखा या भावनाओं में जोश में चले गए, क्या गलती हो गई? राखी जी, कोई गलती नहीं हुई है, और जिस तरीका इन्होंने प्रत्युत्तर दिया है, एक बहुत पुरानी कहावत है कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचती है, इनके साथ वही हो रहा है। इनको ये नहीं देखा जा रहा है कि छात्र पूरी ताकत के साथ अब इनके विरोध में चले गए। जो जेनजी है, आने वाली जनरेशन है, ये पूरी इनके विरोध में चली गई है, और सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं मांगा जा रहा है, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी का भी इस्तीफा मांगा जा रहा है विद्यार्थियों की तरफ से। देखो जिस तरीके की फुंचू वांगड़ू को उठा के लेकर गए चादर में लपेट कर, आप देखिए ये लोकतंत्र है। विद्यार्थियों को मारा गया, अभी अनिल भाई यहाँ पर बता रहे थे कि पंजाब के अंदर विद्यार्थियों को मारा गया, ये यानी मुंह में राम बगल में छुरी। तो आप आज जो इन्होंने जंतर मंतर के ऊपर विद्यार्थियों को मारा, अरे मुंह में राम और बगल में लाठी रखी आपने विद्यार्थियों को इतना मारा है, उनके सर फोड़ दिए। तो एलओपी क्या जाकर प्रदर्शन भी नहीं करेंगे? क्या जाकर प्रधानमंत्री को प्रश्न भी नहीं पूछेंगे कि दिल्ली में इस तरीके की घटना पूरी टेलीविजन के ऊपर बताई जा रही है, पूरे सोशल मीडिया के ऊपर विद्यार्थियों के सर फोड़े जा रहे हैं, आंसू गैस मारे जा रहे हैं, बंदूक से उनको डराया जा रहा है। ये कहां का लोकतंत्र है अनिल जी? कौन सा लोकतंत्र है आपका? और मुझे बताइए, आर्टिकल 19 हमको ये अधिकार देता है बात करने का, हमको ये अधिकार देता है प्रदर्शन करने का। 19 दिन का प्रदर्शन होने के बाद में अगर 20वें दिन प्रशासन अगर लाठीचार्ज करता है, तो हमें यह भी अधिकार है कि हम जाके सुप्रीम कोर्ट के पास में न्याय मांगे सरकार के खिलाफ में, हम प्रधानमंत्री को गुहार लगाए। 19 दिन का प्रदर्शन हुआ और 20वें दिन आपने फुंचू वांगड़ू जी को चद्दर में लपेट के लेकर गए वहां से। आप क्या जरूरत थी? वो कॉकरोच पार्टी के जो अध्यक्ष है अभिजीत दिपके, उनको आपने उठाकर बुक्कियां मारी। पूरा देश देख रहा है, आपके जो पुलिस वाले हैं उनका मुंह दबा रहे हैं, उनको मार रहे हैं, और ये पूरा देश देख रहा है। अब मुझे बताइए, इस चीज की आवाज भी अगर एलओपी के लीडर नहीं उठाएंगे तो कौन सी आवाज उठाएंगे? भारत में लोकतंत्र बचा है क्या? आप जिस तरीके की मूवमेंट कर रहे हैं, अरे धर्मेंद्र प्रधान को बचाने का आपका उद्देश्य क्या है ये तो बताइए। ये वही धर्मेंद्र प्रधान है ना जो व्यापम घोटाले के अंदर आप चीख चीख के बोल रहे थे कि इन्होंने कई हत्याएं की है, धर्मेंद्र प्रधान व्यापम घोटाले के प्रमुख ये है, आरोपी है, भारतीय जनता पार्टी बोल रही थी ना। फिर अचानक ऐसा क्या हो गया कि आप धर्मेंद्र प्रधान जी को इस तरह के कैपिंग कर रहे हैं कि आप उनके प्रति बस यानी किसी ने बात भी की तो आप लोग बच्चों को मारने पे तुल गए। अरे भविष्य है वो देश का। भारतीय जनता पार्टी को यह समझ में नहीं आ रहा कि ये वही बच्चे हैं जिन्होंने आपको भी वोट दिए। बच्चों ने कहा है कि हमने इसी उंगली से आपको वोट दिया है और आपने हमारी वो उंगली तोड़ दी। तो मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के सारे नेताओं को, आप आए, आपने प्रदर्शन किया, आपने हमारे सारे गांधी भवन देखे, मैं तो आपका धन्यवाद करता हूं कि आपके कार्यकर्ताओं ने जब हमारे गांधी भवन को देखा होगा ना, कम से कम उनको यह दिखा होगा कि खून पसीने से किस तरीके की बिल्डिंग्स बनती है।
और भ्रष्टाचार से कैसी बिल्डिंग बनती है वो अपने कार्यालयों में वापस जाके उनको समझ में आ गया होगा। ठीक है उनको पवन जी, दिखा होगा कि ठीक है पवन जी, वापस आऊंगी। हाँ, रविंद्र जी मुझे सुन पा रहे हैं? अनम्यूट करिएगा, आपकी आवाज नहीं आ रही है। मुझे लगता है विपक्ष से तो मेरे पास एक ही सवाल पूछने के लिए है। जो आरोप लगा है कि क्या बात थी, ऐसा कहाँ नहीं पूछ पा रहे थे? क्या प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पर हमला करने चले गए थे आप लोग? जिस तरीके से उनकी सुरक्षा को लेके पीएम आवास का घेराव हो गया, उसको लेके इतना बवाल हो रहा है, क्या नहीं मालूम था कि प्रोटोकॉल क्या कहता है, कि संविधान में ऐसा लिखा है? मुझे थोड़ा तो, मैं तो आज इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि मुझे ना तो पक्ष ने जिस तरीके से आज किया है पलटवार और प्रदर्शन किया है, वो सिर्फ इसलिए किया है क्योंकि वहां इस तरीके से प्रदर्शन हुआ विपक्ष का, मुझे ये नहीं समझ आया। आज का जो प्रदर्शन बीजेपी का था, नहीं समझ में आया। राखी मैम, अगर ये कहते हैं कि विपक्ष चला गया था प्रधानमंत्री मोदी के घर के बाहर प्रदर्शन करने के लिए, उनकी जान को खतरा हो गया था, तो जिस व्यक्ति को अनशेड्यूल तरीके से पाकिस्तान में अपना जहाज उतारने में खतरा नहीं महसूस हुआ, अगर वो भारत के नागरिकों, भारत के माननीयों द्वारा अगर घेरा गया, उसको खतरा महसूस हो रहा है, तो निश्चित रूप से वह ड्रामेबाज है और प्रोपोगंडिस्ट है। और वहां पर जितने भी हमारे माननीय खड़े हुए थे विपक्ष के, या जितने भी लोग रहे हों वहां पे, तमाम लोग माननीय भी नहीं थे, लेकिन वहां जितने भी लोग खड़े, सब शांतिपूर्वक तरीके से खड़े थे। और जब पुलिस उनको अरेस्ट करने आती है तो शांतिपूर्वक तरीके से वो उस बस में बैठ के चले भी जाते हैं। हमारे भी नेता थे, कांग्रेस के भी नेता थे, आपके भी नहीं, आपके नहीं, अब काफी लोग थे, काफी विपक्ष के नेता थे। तो इस तरीके से जो प्रदर्शन हुआ था वो संवैधानिक अधिकार है और संविधान के रूप में किया गया था। जो आज इन्होंने प्रदर्शन किया है कांग्रेस के कार्यालयों पे घूम के, उसका आपको अधिकार दिया गया है क्या? या वो वही चीज है कि जो आरएसएस ने आपको दिमाग में सिखाया हुआ है कि हम ये प्रदर्शन करेंगे, हमारे पास गुंडों की फौज है, वो कभी पुलिस बन जाएगी, कभी आर्मी बन जाएगी, इसलिए हम करेंगे। गुंडों की फौज पूरे भारत में खड़ा कर रखा है इन लोगों ने, नाजियों के, फासिस्टों की तर्ज पे। ऐसा नहीं है कि नहीं खड़ा कर रखा है, उसका एक छोटी सी झलक अभी दिखाई पड़ रही है। इसके लिए पूरे भारत की जनता को समझ जाना चाहिए कि इनके गुंडों की फौज से कैसे निपटना है। तो दिखाई पड़ गया है। और गुंडों की फौज खड़ा करने के लिए उन्होंने क्या किया है, जितने भी हमारे मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस हैं, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन में पहले तो इन्होंने कब्जा करने के लिए डाल दिया, क्या बोलते हैं, जो 4 साल वाली नौकरी वाले। फिर उसके बाद इन्होंने सैनिक स्कूलों का कब्जा कर लिया हुआ है। तो ये गुंडों की फौज खड़ी कर रहे हैं केवल इस तरीके से कि नाजी और फासिस्टों के तरीके से कब्जा करेंगे भारत पे। अब आते हैं जो इन्होंने आज काम किया, वो काम प्रदर्शन नहीं था, इनकी गुंडागर्दी थी। वो भय स्थापित करना चाहते, जैसे कोरोना में भय करवाया था नरेंद्र मोदी ने, कौन नहीं पिटा, कमजोर से कमजोर आदमी बेचारे पिटे उसमें। दूसरा, अभी जो इन्होंने वहां पर पिटाई करवाई, नर्मदा जो केन और बेतवा आंदोलन, केन बेतवा आंदोलन ने पिटाई करवाई वहां पर आंदोलनरत लोगों का, जैसे अभी बिहार में पिटाई करवा रहे हैं ये आंदोलनरत छात्रों का। तो क्या ये इनके पास पिटाई के सिवा कोई साधन नहीं है? ये पिटाई क्या आपको संविधान ने अधिकार दिया छात्रों की पिटाई करिएगा? बेटियों के साथ अश्लील हरकतें करेंगे आपके गुंडे जाके, वो चाहे पुलिस के रूप में हो, चाहे आरएसएस ने पुलिस वालों का ड्रेस पहन लिया हो, गुंडे जाके करेंगे वहां पे। और आपने करने के बाद किसी भी पीड़िता को, चाहे वो छात्रा हो, चाहे छात्र हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे छोटी बच्ची हो, आपने कुछ उनको मदद किया क्या? आप भाषण देंगे? तो जो आपका पूछना है कि कांग्रेस के जो ऑफिस को घेरने का आखिर उद्देश्य क्या था, ये बता रहे हैं कि हमारे पास गुंडों की बड़ी फौज खड़ी हो चुकी है, अभी कुछ लोग रिटायर होके भी आएंगे, तो उस गुंडों की बड़ी फौज को लेके हमको 29 में डिस्टर्ब मत करना। 29 में अगर डिस्टर्ब करोगे तो हम इन गुंडों को निकाल के आपको पिटवाएंगे। ये समझ लीजिए, ये सारी की सारी जो तैयारियां हो रही हैं, मैं आपसे बार बार कहता हूँ, ये 29 की तैयारी है कि नरेंद्र मोदी को पुतिन बनना है या शी जिनपिंग बनना है, केवल इसी की तैयारी कर रहे हैं। और अगर आप याद करिएगा 1989 थेनानमान चौक चीन का, जहां 10,000 छात्रों को कुचल के टैंक से मार दिया गया था, इस रास्ते पे भी चलेंगे। अभी गुंडों की फौज इकट्ठा कर रहे हैं और ऐसे प्रदर्शन होगा तो कुचल के मारेंगे भी, उसी जनरल डायर की तरह, इसी भारतीयों से
भारतीयों को मरवाएंगे, जैसे जनरल डायर ने जलियांवाला बाग में मारा था। हम इसका विरोध करते हैं और करते रहेंगे। और ये अंग्रेज वाला देश नहीं है, अब ये भारत का संवैधानिक देश है और आपको नाजियों की तरह या विक्टर ओरबन की तरह देश छोड़ के भागना पड़ेगा। ठीक है मुकेश जी, मुझे सुन पा रहे हैं? जी सुन पा रहा हूँ। मुकेश जी, क्या मत है जो कुछ भी हुआ? देखिए, मैं बस एक बात कहूंगी, जो तस्वीरें स्टूडेंट्स को लेकर नजर आई हैं, जिनके खून बहे हैं, वो खून तो पानी नहीं हो सकता और वो खून नकली नहीं हो सकता। क्यों मारा, किन परिस्थितियों में मारा, कैसे मारा, इसकी तो मैं बिल्कुल निंदा करूंगी। ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। रही बात राजनीति की, तो मैं तो सिर्फ आज पक्ष विपक्ष का टकराव देख रही हूँ। बहुत टाइम बाद आपस में भिड़ते नजर आए, हालांकि अलग अलग तरीके से आए, अलग अलग जगहों पर आए, लेकिन बहुत समय बाद दिखा कि पक्ष विपक्ष का टकराव हुआ। लेकिन सवाल इस बात का है कि एक तरफ तो समझ में आया कि विपक्ष ने प्रदर्शन किया था, लेकिन पीएम हाउस घेराव किया और उससे नाराज होकर बीजेपी ने आज कांग्रेस के प्रति अपना विरोध जताया। ये मैं नहीं समझ पा रही हूँ। मैं बार बार इसे कोड इसलिए कर, मुझे लगता है जो एक्सपर्ट हैं वो बेहतर इस पर बात रखेंगे, लेकिन ओवरऑल जो सिनेरियो देखने को मिला, मुकेश जी क्या कहेंगे? जी सभी को नमस्कार। देखिए, एक कहावत है कि सियानी बिल्ली खंबा नोचे। जो छात्रों का 20 दिन से आंदोलन चल रहा था, उसमें 20 दिन में जाने के लिए इनके पास समय नहीं है, सदन में चर्चा करने के लिए समय नहीं है। तो कांग्रेस के विपक्ष के नेता कहां जाके चर्चा करेंगे? लोकतांत्रिक देश है, लोकतांत्रिक तरह से उन्होंने पीएम हाउस का घेराव किया। पीएम देश के प्रधानमंत्री किसके? भारतीय जनता पार्टी के देश के प्रधानमंत्री है। आज गोयल जी बोल रहे थे संविधानिक तरीके से कांग्रेस उनको परमिशन लेके घेराव करना था। तो जो भारतीय जनता पार्टी ने घेराव किया है आज पूरे देश कई राज्यों में, तो क्या संवैधानिक तरीके से गोयल जी उन्होंने प्रदर्शन किया है कांग्रेस के लोगों, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने? मतलब आप सोचिए ना, एक बच्ची, मैं भी ये कह रहा था राखी जी, एक बच्ची को इतना मारा है कि वो वेंटिलेटर पे है और इनको दर्द नहीं हो रहा है। ये बोल रहे हैं कि देशद्रोही बीच में शामिल हो गए थे, वहां पत्थर आ गए थे। तो आपकी एजेंसियां गोयल जी क्या कर रही थी वहां पे पुलिस क्या कर रही थी? जब छात्र अंदर जा रहे थे जंतर मंतर में, तो एक एक बच्चे का बैग चेक किया जा रहा था, तो वहां पत्थर कैसे पहुंचे? आप सोचिए, आज किसान आंदोलन करता है तो उनको खालिस्तानी बोल देते हैं आप, आदिवासी आंदोलन करता है तो नक्सलाइट बोल देते हो आप। आज अधिकार के लिए बच्चे पे जो आंदोलन कर रहे हैं, नीट पेपर कैंसिल हुआ और दो बार कैंसिल हुआ। 2024 में कैंसिल हुआ, तब भी देश के शिक्षा मंत्री ये धर्मेंद्र प्रधान जी थे, तब उन्होंने कहा था, पूरी एजेंसियों को बचाने के लिए कर दिया था कि नहीं नीट पेपर कैंसिल नहीं हुआ। 2026 में पेपर कैंसिल हुआ, तब भी धर्मेंद्र प्रधान जी बोल रहे हैं कि नहीं हमारी एजेंसी है, ठीक है, 2-3 लोगों को आपने यहाँ से वहां ट्रांसफर कर दिया, बस बाकी लोग। धर्मेंद्र प्रधान जी अपनी नैतिक जवाबदारी क्यों नहीं ले रहे हैं? ये बच्चों के साथ खिलवाड़ हो रहा है, इसकी जवाबदारी कौन लेगा? सोचिए आप, मतलब आप लोकतंत्र में तानाशाही तरीके से आप काम कर रहे हैं, वो आपको जस्टिफाई दिख रहा है, संविधान की बात कर रहे हैं, संवैधानिक प्रक्रिया की बात कर रहे हैं, लेकिन संविधान को निभा कौन रहा है? आज के देश के प्रधानमंत्री क्या सदन में आके बोल नहीं सकते कि भाई जो नीट पेपर गलत हुआ है उसकी हम ओबलाइज करते हैं या गलती मानते हैं अपनी? देश के शिक्षा मंत्री, गृह मंत्री कहाँ है ये? आज 20 दिन बाद जब सोनू वांचल जी अस्पताल में भर्ती हो गए, तब रात में 2 दिन के केंद्रीय मंत्री मिलने जाते हैं और बोलते हैं अनशन खत्म कर दीजिए। क्या दिन सवेरा नहीं मिलता? क्या दिन का समय नहीं मिलता? और आज विपक्ष के नेता सोनम वांचल से मिलने जा रहे हैं तो आप उनसे मिलने नहीं दे रहे हो। तो ये तानाशाही आपकी नहीं है, आप यहाँ से लोकतंत्र के साथ तानाशाही कर रहे हैं, देश की जनता के साथ गुमराह कर रहे हैं। आज समय आपका, मैं फिर कह रहा हूँ, ये ठीक नहीं है। लोकतंत्र में सबको अपनी बात रखने का जो संवैधानिक प्रक्रिया के तहत बात रखने का सबका अधिकार है, लेकिन कैसे रखेंगे? सदन में आप चर्चा नहीं करोगे। पिछले सभा में हम बात कर रहे थे कि इन्होंने कौन कौन सी लिस्टें जारी करी है। आप सबसे पहले नीट पेपर रख लेते सदन में, भाई बच्चों की क्या मांग थी या विपक्ष की क्या मांगे? नीट पे जो पेपर लीक किया है उस पर विस्तार से चर्चा करें। आप पहले दिन बोल देते सदन चालू होने के पहले कि भाई हम नीट पे विस्तार से चर्चा करेंगे। इतना प्रोपेगेंडा, नीट पेपर लीक होने के बाद 15 से 20 बच्चे मर गए, आप उसमें नहीं है। 1 करोड़ जो बच्चे खत्म हुए हैं उनकी क्या मांग है? जायज मांग है कि तो देश के शिक्षा मंत्री इस्तीफा दे दें और जो जिन्होंने सुसाइड कर लिया उनको 1 करोड़ रुपए दें। भ्रष्टाचार में करोड़ों रुपए
लोगों के घर में पाए जा रहे हैं, इनके मंत्रियों के घर में, अधिकारियों के घर में, लेकिन 1 करोड़ देने में इनको तकलीफ हो रही है। तो राकेश जी, सवाल ये है कि क्या विपक्ष की ही सब गलती है? सत्ता पक्ष में बैठे और सरकार की कोई गलती नहीं है? ठीक है मुकेश जी, ठीक है मुकेश जी, जल्दी से वापस आऊंगी, कुछ शायद टेक्निकल इशू हुआ है। कुमार राकेश जी, मुझे सुन पा रहे हैं? जी कुमार राकेश जी, क्या हो रहा है देश में? एक ही लाइन में एक सवाल है बस मेरा, क्या हो रहा है देश में, क्यों हो रहा है, और क्या स्वरूप आने वाली राजनीति का? आपने बहुत बड़ा सवाल कर दिया। सबसे बड़ा आपने छोटा सा सवाल किया, हमसे आपने बहुत बड़ा सवाल किया, और ये तो अन्याय है मेरे प्रति। चलिए कोई बात नहीं। क्या हो रहा है देश में सबको दिख रहा है, और उसमें कुछ मैं कहूँगा ये सरकार हो या पिछली सरकार हो, कुछ भी नया नहीं है। पहले भी होता रहा है। 2014 के पहले भी करीब 20 बड़े मामले हुए हैं, सरकार ने संज्ञान लिया। तो इसका मतलब ये जो गैंग काम कर रहा था, पहले से गैंग काम कर रहा था, इस सरकार का हो या उस सरकार का, गैंग वही है। सरकारें बदल गई, अफसर बदल गए, लेकिन गैंग नहीं बदला। ये मेरा ऑब्जर्वेशन है। अब जो भी सरकार के समय में जो भी गैंग रहा हो या है, उस पे उचित कार्रवाई होनी चाहिए। सरकार उसके लिए प्रतिबद्ध है। धर्मेंद्र प्रधान को बदल दो या दूसरा बदल दो, नीचे जब तक जड़ में सिस्टम में जो बैठे लोग हैं उनको डिलिंक नहीं करेंगे, उनको तंत्र को नहीं तोड़ेंगे, व्यवस्था नहीं सुधरेगी। तो व्यवस्था बनाने की बात है, व्यवस्था बनाई जा रही है। बड़ी बड़ी बातें कही गई, जैसे सारा गलती आज ही हो रहा है। मैं डाटा दे सकता हूँ 2004 से 14 के बीच में कितने बड़े बड़े लीक्स हुए, किन किन सरकारों में हुए। राजस्थान में तो सचिन पायलट ने अशोक गहलोत के खिलाफ पूरा अभियान चलाया कि भाई इतने पेपर लीक हुए, बच्चों के भविष्य बर्बाद हो गए। तो बात, लेकिन मैं एक बात कहूंगा, आपने बड़ी बात कही देश में क्या हो रहा है। तो देश में 1947 के बाद, लंबी बात है मैं संक्षेप बोलूंगा, देश में एक परंपरा ट्रेन चल पड़ा है। एक झूठ के पहाड़ बनाओ, झूठ के पहाड़ को फिर सत्य बोलो, फिर उस सत्य को नया नैरेटिव बनाओ, और उसके बाद लोगों को उस पर लपेटो। छोटा सा एग्जाम्पल है, 1947 में देश का विभाजन हुआ, मुस्लिम जो थे मुसलमान के लिए पाकिस्तान बना, फिर भी देश में मुसलमान यहाँ रह गए। फिर मुस्लिम लीग को मान्यता दी गई, संविधान में उनको जगह दी गई। उसके बाद वहां से कोहराम नया मचता है, माइनॉरिटी पर अत्याचार हो रहा है, देश बर्बाद हो रहा है, भारत में कोहराम मच रहा है। एक उसके अलावा जितनी बातें कही गई, यहाँ पे आर्टिकल की बात आई, संविधान की बात हुई, वक्फ बोर्ड बना, पवन जी पे या रविंद्र जी पे या अनिल जी पे या संदीप जी पे हाथ रख दो, वक्फ का हो गया, जो उखाड़ना उखाड़ लीजिए, संविधान है उसमें। कोई मंदिर वर्षिप एक्ट है जो नहीं है, टूटेगा नहीं बनेगा, ये अत्याचार हुए। यहाँ तक कि 1975-76 में तो संविधान का मुखरा ही बदल दिया गया, किसी को हुई कराई नहीं हो, कोई बचा नहीं बचा, संविधान बदला, एक चस्पा कर दिया गया सेकुलरिज्म। क्या हुआ? वैसे हम सेकुलर हैं, एक नया वर्ग पैदा हुआ सेकुलर का, जो कि संविधान के मूल भावनाओं के खिलाफ था। उसके बाद आप आते हैं एजुकेशन पॉलिसी की बात है। 1950 से लेकर 1971 तक देश में क्या बाध्यता थी कि सिर्फ मुस्लिम ही शिक्षा मंत्री बने। हमारे देश के पूरे शिक्षा व्यवस्था को तहस नहस किया गया। उसके रिस्पॉन्सिबल कौन है? हमारे भारतीय संस्कृति परंपरा को पूरा तहस नहस किया गया। यहाँ जितने लोग बैठे हैं सभी अग्रीव्ड हैं, हम लोग अभी उसके भी भोगी हैं। हमारा इतिहास गायब कर दिया गया। 1200 के पहले 1500 के पहले का इतिहास ही गायब है, जैसे कि 1500 के पहले कोई इतिहास था ही नहीं। हर एक नाम बदल दिए गए, मैं चाहे ताजमहल हो या कुतुब मीनार हो। मैं इतिहास की बात, मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। पवन जी का सवाल होगा, मैं उनका जवाब दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। उंगली उठाया आपने, उसका सम्मान है। लेकिन मुद्दा आज जो है, राकेश जी आपने बात कही कि जो हो रहा है वो गलत है, उस पर छानबीन होनी चाहिए, दोषियों की कार्रवाई होनी चाहिए। लोग अरेस्ट भी हुए हैं और अरेस्ट होंगे। लेकिन जो इस तरह के नैरेटिव बनाने की बात है, जो आपने विपक्षी नेताओं की बात कही, विपक्षी नेता लगते नहीं कहीं से हैं। देश में हम संसद चल रहा है, संसद के अंदर बोलना चाहिए। कल जितेंद्र सिंह स्पॉट पे गए, एक बार बोला ठीक है जी क्या मांग है, तो भाई ऐसा है कि संसद में चर्चा होना चाहिए, बोले अग्रीड। फिर बोलते हैं कि नहीं धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए, बोला उस पर विचार करेंगे। फिर कहते नहीं 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 ऐसा नहीं है, अमित शाह का इस्तीफा होना चाहिए। तो उन्होंने कहा, उन सेक्रेटरी उनके साथ थे, पूरी दुनिया ने देखा कि पहले सोच लीजिए आपको क्या चाहिए। हालांकि एक बात और चिंता की बात है
ये जो नई कॉकरोच जनता पार्टी आई है, कितनी पार्टियों का सम्मिश्रण है बात की बात है, कितने बैकअप है उसमें वो बात की बात है। लेकिन उन तमाम पहलुओं के मद्देनजर ये तो एक्सपोज हो गया कि देश में एक सशक्त विपक्ष की जरूरत है और होनी चाहिए, लेकिन सारे के सारे विपक्षी दल उनको समर्थन देने जा रहे हैं। मतलब आप में पहले दम नहीं था, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आप हो, चाहे शिवसेना हो या समाजवादी पार्टी हो। अब संसद में आज नौटंकी देखी दुनिया ने। अब वो कह रहे हैं कि कांग्रेस वाले बोलेंगे मेरी बात को अखिलेश जी, उधर कह रहे हैं वेणुगोपाल बोलेंगे, तो आपस में तालमेल भी नहीं है। तालमेल करने की कोशिश भी की गई। मुद्दा क्या है कि सबको अपनी अपनी पड़ी है, देश की किसी को नहीं पड़ी है, अपनी पार्टी की, अपने स्वार्थ की, अपने अपने नेतागिरी की। बात यहाँ देश की होनी चाहिए। जो रिस्पॉन्सिबल है, जो दोषी है, उसको सजा मिलनी चाहिए। यदि धर्मेंद्र प्रधान दोषी है, उनके इस्तीफा देने से ये 40 साल 25 साल पुरानी समस्या खत्म होती है, तो उनको इस्तीफा दिया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री नाले में टूट गया है, तो यहाँ हमारे सिस्टम है पीएम सीएम और डीएम का, पार्षद भी है। हर एक चीज के लिए प्रधानमंत्री को जिम्मेदार ठहराना एक नई परंपरा है, वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जहां सीएम रिस्पॉन्सिबल है, सीएम को देखना चाहिए। जहां पार्षद है, जहां मेयर है, ये व्यवस्था बनी है हमारी संवैधानिक व्यवस्था के तहत, उसका अनुपालन किया जाना चाहिए। और इस तरह की बातें करके लोगों को बरगला करके जो राजनीति करने की नई बीमारी देश में फैली है, वो बिल्कुल बंद होना चाहिए। फैक्ट पे आधारित होना चाहिए, क्योंकि हमारे देश की सनातन संस्कृति है सत्यमेव जयते की। गलत नैरेटिव नहीं चलेगा, क्योंकि ये सोशल मीडिया का युग है। एक क्षण में सच और झूठ सामने आ जाता है, इसको सबका ख्याल रखना चाहिए। ठीक है कुमार राकेश जी। संदीप जी मुझे सुन पा रहे हैं? जी, आपको पूरा हिंदुस्तान सुन पा रहा है ताकि जी। धन्यवाद सर। अच्छा है, सुनते रहें। महत्वपूर्ण विषय, महत्वपूर्ण चर्चा। और मुझे थोड़ा सा आप स्पष्ट करिए, ये किस तरह की राजनीति थी? बदला था, कुछ ऐसा लग रहा था कि उसने मेरे घर में पत्थर मारा है, मैं भी पत्थर मार के आऊँगा, कुछ इस तरह का लग रहा था। और यदि ये कह रहे हैं कि पीएम आवास को घेरना लोकतंत्र में नहीं है, असंवैधानिक था, तो क्या ये वाकई असंवैधानिक था? ऐसा क्या हो गया? उनकी सुरक्षा पर आ गए, चले गए पीएम आवास के अंदर? थोड़ा समझना चाह रही हूँ, क्योंकि आज ना इस जो पलटवार हुआ कुछ और तरीके से हो सकता, किसी मुद्दे पे होता तो समझ में आता, लेकिन ये थोड़ा सा समझ से परे हुआ। देखिए राखी जी, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, लेकिन उससे पहले मैं एक सलाह देना चाहता हूँ, अगर वो पॉसिबल हो आपके चैनल के लिए तो आप जरूर करना। जो आप स्टार्टिंग में एक रिपोर्ट चलाते हैं, ब्रीफिंग देते हैं, तो वो मुझे तो सुन नहीं पाती, मुझे नहीं पता दूसरे गेस्ट को सुन पाती है कि जो किसी की स्टेटमेंट दिखाते हैं या कुछ चीज, तो वो हमें भी पैनल के लोगों को सुनना चाहिए। अब बात आती है, राकेश जी ने काफी कुछ कहा राखी जी, और साथ में ये भी कहा कि जितने पैनलिस्ट बैठे हैं वो भी मेरी बात से सहमत होंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं राकेश जी की किसी भी बात से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि राकेश जी ने जो बात कही वो तथ्यों पर आधारित नहीं है। सबसे बड़ी चीज है, आज का जो आंदोलन है वो न समाजवादी पार्टी का आंदोलन है, न वो कांग्रेस पार्टी का आंदोलन है, न वो किसी दूसरे दल का आंदोलन है। लेकिन खूबसूरत बात यह है कि जो छात्र आंदोलन कर रहे हैं, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, ये लोग उनके साथ खड़े हैं। ये इस आंदोलन की खूबसूरती है। आज आपको एक चीज का ध्यान रखना चाहिए राखी जी, और आपके चैनल के माध्यम से बात पूरे देश तक जानी चाहिए। हमने देखा दिल्ली में सत्येंद्र जैन को जेल में डाला गया, यही बीजेपी की सरकार थी। सभी लोग मेरे ख्याल से इस बात से सहमत होंगे, अगर उन्होंने गलत किया उनको जेल में डाला जाना चाहिए। लेकिन न दिल्ली के लोग उनके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे, न उत्तर प्रदेश के लोग उनके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे, न हरियाणा के लोग उनके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन सरकार को लगा कि भाई कुछ ना कुछ दाल में काला है, इस आधार पर उनको जेल में डाला गया। अरविंद केजरीवाल को जेल में भी डाला गया, अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा भी हुआ, आतिशी तभी मुख्यमंत्री बनी थी। फिर ऐसी ये कौन सा अनाज खा करके पैदा हुए हैं धर्मेंद्र प्रधान कि पूरा देश चाहता है, पक्ष विपक्ष चाहता है कि इसका इस्तीफा होना चाहिए। यहाँ इनको जेल में डालने की बात तो दूर है, इनका इस्तीफा भी नहीं लिया जा सकता। संजय सिंह क्या हिंदुस्तानी नहीं है, उनको क्यों जेल में डाल दिया गया? सिसोदिया जी क्या हिंदुस्तानी नहीं है, उनको क्यों जेल में डाल दिया गया? अरविंद केजरीवाल क्या हिंदुस्तानी नहीं है, उनको क्यों जेल में डाल दिया गया? सत्येंद्र जैन को क्यों जेल में डाल दिया गया? अगर उनको जेल में डाला जा सकता है तो इस चीज का जवाब पूरा हिंदुस्तान चाहता है, और इसलिए भी इस्तीफा होना चाहिए क्योंकि दूध का दूध पानी का पानी हो रहा है। और प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का इस्तीफा इसलिए होना चाहिए राखी जी, आज सारे देश में वीडियो वायरल हो रहे हैं,
जो बच्चियां प्रदर्शन में गई उनके गुप्तांगों में डंडे घुसाए जा रहे हैं, और डंडे भी वो लोग घुसा रहे हैं जिनके पास नेम प्लेट नहीं है, जो वर्दी में नहीं है। किस तरीके से उनको छेड़ा जा रहा है, कहां कहां उनको टच किया जा रहा है। तो इतना अन्याय, इतनी ज्यादती ऐसी सरकार में जो भगवान राम का नाम लेकर के वोट मांगती है, जो राम मंदिर की बात करती है। और आपको बताऊं, ये बात बहुत कही जाएगी कि जांच होगी और सजा मिलेगी, लेकिन जांच आप मुझे बताइए, जब सोनम वांगचुक के ऊपर एनएसए लगा, मुझे बताइए वो एनएसए लगाने वाले कौन लोग थे और कौन कौन उसमें जेल में गए, जबकि बाद में वो एनएसए हटा दिया गया। आप मुझे बताइए, राम मंदिर लूटने वाले चंपत राय हो या दूसरे लोग हों जिन्होंने उनको अपॉइंट किया, कौन कौन लोग जेल में गए। अगर शक के आधार पर अरविंद केजरीवाल को जेल में डाला जा सकता है, सिसोदिया जी को जेल में डाला जा सकता है, संजय सिंह को जेल में डाला जा सकता है, सत्येंद्र जी को जेल में डाला जा सकता है, तो ये खाली खाना पूर्ति करना कहाँ का न्याय है। और राखी जी, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, अगर हम मेलोनी को मेलोडी दे सकते हैं तो क्या हम अपने बच्चे बच्चियों को कोई टॉफी नहीं दे सकते थे? आप मेलोडी नहीं दे सकती, एक संतरे की टॉफी तो जाकर के उनको दे सकते थे। और जो बात आती है राहुल गांधी की, देखिए आपने 1975 की बात याद दिलाई थी कि उस वक्त राजनारायण ने प्रधानमंत्री आवास को घेरने की कोशिश की थी। तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी ने आज से 51 साल पुरानी वो बात याद दिला दी है और छात्रों में और देश के लोगों को ये हिम्मत देने की कोशिश की है कि खाली जंतर मंतर नहीं, देश के लिए पीएमओ को भी घेरा जा सकता है, संसद को भी घेरा जा सकता है। अगर इस तरीके के अत्याचार होंगे तो ये आंदोलन और ज्यादा मजबूत और उग्र होकर के उभरेगा और इस तरीके की तानाशाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ठीक है, क्योंकि समय की सीमा है, जो भी अपनी बात रखना चाहते हैं जल्दी जल्दी से बोलेगा, भले सब लोग बोलिए पर पॉइंट पे फटाफट बोलिएगा। हाँ, आम आदमी पार्टी के शिक्षा मंत्री, जो स्वास्थ्य मंत्री है, शिक्षा मंत्री तो मनीष सिसोदिया जी और सभी लोगों ने इस्तीफा दिया था। एक सेकंड अनिल जी, या मनीष सिसोदिया, सभी ने इस्तीफा दिया था। तो ऐसी क्या स्थिति है जो भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा क्यों नहीं दे सकते? हाँ, ठीक है, आप एक तरफ बात करते हैं, एक तरफ बात करते हैं, एक पेड़ एक माँ के नाम, और वहां महिलाओं के साथ जो मतलब वो शब्द नहीं है, जिस तरह से अत्याचार हुआ है कल की वहां पे जंतर मंतर में, वो क्या न्याय उचित था? वहां सबकी हमारी बहन बेटियां थी वहां पे आंदोलन में। ठीक है मुकेश जी। हाँ अनिल जी बोलिए। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, हमारे आम आदमी पार्टी के बोल रहे हैं, पंजाब के अंदर जो सरकारी कर्मचारी इनसे सैलरी मांगने के लिए जाते हैं उन पर खुला लाठीचार्ज होता है। यहाँ की बात करें न्यूज़ पेपर की, पंजाब कहाँ चलेगा? आज चर्चा हो रही है न्यूज़ पेपर की। आप जहाँ आपकी सरकार है, मैं आपसे बात करूँ, आपकी सरकार आपसे बात नहीं, और किससे बात करूंगा? पंजाब के अंदर जो पेपर लीक होता है भर्ती परीक्षा के अंदर, उसमें लाठीचार्ज छात्रों पर आप करते हो, क्योंकि आपकी सरकार है, आप बोल रहे हो, तो उस पर पंजाब के अंदर दोहरा मापदंड। अनिल जी, मुझे ऐसा लगता है नीट पेपर में जिन स्टूडेंट्स ने सुसाइड किया या जिनकी जान चली गई, जो परेशान थे या जो अपना विरोध करने के लिए सड़कों पर हैं, उनको हम ये कह के लेट को ना करें कि दूसरी सरकार भी ऐसा करती है। प्लीज बहुत जिम्मेदारी के साथ रखिए। ऐसा विषय नहीं है। जी ने एक बात कही थी केजरीवाल जी के बारे में, आप नैतिकता के आधार पर भी पूरे हिंदुस्तान में कोई भी ऐसा मुख्यमंत्री नहीं है जो सरकार जेल में रह करके मुख्यमंत्री पद पर चिपके रहे। जेल में रह करके मुख्यमंत्री पद पर चिपके रहे वो सिर्फ केजरीवाल जी हैं। ऐसा सत्ता से लोलुप कोई आदमी नहीं मिला, ऐसा कुर्सी चिपकने वाला कोई आदमी नहीं मिला। और मैं आज रविंद्र जी से एक बात पूछना चाहता हूँ। रविंद्र जी, अखिलेश यादव जी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस और बीजेपी ने मिलकर के अखिलेश यादव को बोलने नहीं दिया। आप ये बताएं कि बीजेपी और कांग्रेस में तो आप उनके गठबंधन में नीचे काम क्यों कर रहे हो? ये खुद अखिलेश यादव ने आज संसद के अंदर बयान दिया, आज संसद में अखिलेश यादव ने बयान दिया है कि बीजेपी कांग्रेस का गठबंधन है और बीजेपी ने बोलने नहीं दिया। अनिल जी देखिए, जितनी लोकप्रियता भारतीय जनता पार्टी की हम दूसरे जगह से, दूसरे न्यूज़ सोर्स से हम देखते हैं, सारी चीज़ें, तस्वीरें तो सारी आती हैं, और जितना विरोध इस प्रदर्शन के बाद हम पार्टी को लेकर या सरकार को लेकर देख रहे हैं ना, उसको हम नहीं छोड़ सकते हैं। सवाल उठेगा, जो चीज़ें हुई हैं, जिम्मेदारी आपकी है, सवाल उठेगा। तो हम उसे सिर्फ दूसरों पर आरोप लगा के लेट गो ना करें, उस चीज़ को फेस करें।
अब उसको कैसे फेस करना है, उसमें क्या पॉइंट है, जिम्मेदार व्यक्ति बात करे, समाधान जरूर निकलेगा। लेकिन जो हुआ है ऐसे समाधान नहीं निकलेगा, ऐसे में चीजें और पैनिक होंगी। हाँ पवन जी बोलिए, एक सेकंड, सभी को समय दे रही हूँ, प्लीज एक सेकंड। किसी पार्टी का नहीं है ये, ठीक है मुकेश जी प्लीज एक मिनट, बाकी लोग बोल नहीं पाएंगे, समय हो गया प्लीज। भारतीय जनता पार्टी का आंदोलन नहीं है। पवन जी बोलिए जल्दी से। किसी का, कांग्रेस का, ना किसी का आंदोलन नहीं है। ठीक है मुकेश जी, एक बच्ची वेंटिलेटर पे है। हाँ मुकेश जी प्लीज ठीक है, एक सेकंड रुकिए। राखी जी, जो आज घटना घड़ी, जो आज जिस तरीके का प्रत्युत्तर देने की भारतीय जनता पार्टी और उनके गुंडों ने प्रयास किया, हम सबसे पहले उसकी निंदा करते हैं। नरेंद्र मोदी जी डर चुके हैं विद्यार्थियों से। नरेंद्र मोदी सेव करना चाहते हैं धर्मेंद्र प्रधान जी को। अनिल गोयल जी, दूसरों को बात करने दीजिए प्लीज। आपने बहुत बात की अनिल गोयल जी, आपको शर्म आना चाहिए आपके पार्टी के लोगों को। अरे बच्चों को मार रहे हैं, बच्चों को रक्त बर्बाद कर रहे हैं, उनके सर के ऊपर डंडे मार रहे हैं, और आपकी पार्टी उनके सर पे डंडे मारने के बाद नेशनल टेलीविजन के ऊपर सीना चोरी कर रही है। आपको शर्म आनी चाहिए कि आपके प्रधानमंत्री की आवाज के ऊपर अगर हमने वहां जाकर सिर्फ लोकशाही के रूप में प्रदर्शन किया तो आप हमारे कार्यालयों के ऊपर आएंगे, आपके गुंडों को हमारे कार्यालयों में भेजेंगे। शर्म आनी चाहिए आपको और भारतीय जनता पार्टी के हर नेताओं को। ठीक है अनिल जी प्लीज रुकिए, उन्होंने उसने नहीं बोला और थोड़ा सा समय होता है, सभी को बोलने दीजिए, समय दिया है इस तरीके से मामले में। ठीक है पवन जी, अनिल जी प्लीज रुकिए, रविंद्र जी जल्दी से अपनी बात रखिए, इसके बाद कुमार राकेश जी बोलेंगे। रुकिए पवन जी अनिल जी प्लीज रुक जाइए। आपने लड़कियों को वहां पर छेड़ा है, शर्म आनी चाहिए आपके गुंडों को। बगैर पवन जी प्लीज रुकिए, अनिल जी मुझे म्यूट कराना पड़ेगा सर, अच्छा नहीं लगता है प्लीज। हम आपकी निंदा करते हैं, हम आपकी निंदा करते हैं। हम ये बताना चाह रहे हैं कि बीजेपी और कांग्रेस को म्यूट करिए, बीजेपी कांग्रेस म्यूट करिए प्लीज। राहुल गांधी जी विरोधी पक्ष ने। ठीक है हाँ रविंद्र जी बोलिए अब। जी आंदोलन जन हमारे पुनर्गठन आयोग 1962 नेहरू कर रहे थे तो लोगों ने इंदिरा गांधी किया। अरे अनिल जी और पवन जी, मैं ऑन एयर म्यूट है, आप क्यों एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं? रुकिए। अरे संदीप जी आपने भी हाथ जोड़ लिए, रुकिए, अभी चर्चा क्लोज नहीं कर रही हूँ मैं, रुकिए। अनिल जी और पवन जी प्लीज एक मिनट है ना, शांत रहिए, दूसरे व्यक्ति को बोलने दीजिए। मुकेश जी प्लीज, ऐसी गलत बात है ना, आप लोगों को मना कर रही हूँ मैं। गोयल जी जवाब दीजिए। कुमार राकेश जी प्लीज जल्दी से अपनी बात रखिएगा। बिगर वर्दी के लोग जंतर में लोगों को मारने के कौन लोग थे? भारत इतना लोकशाही का देश है, उसकी लोकतंत्र की। अरे थोड़ा रुकिए, अभी रुक जाइए। हम बिल्कुल नहीं सहन करेंगे और भारत का बच्चा ये आपको दिखा देगा। अरे मंदिर लूटने वाले चोर हैं आप, मंदिर लूटने वाले चोर हैं, भगवान राम ने चोरी करने वाले चोर हैं। आपको अनिल जी, पवन जी, रविंद्र जी, मुकेश जी, सब लोग प्लीज चुप हो जाइए। मुझे एक साथ इतने सारे लोगों के नाम लेने पड़ रहे हैं। कुमार राकेश जी को बोलने दीजिए, समय हो गया है प्लीज। मतलब खड़गे जी भी चोर हैं। अरे सर कौन चोर है बाद में तय कर लेंगे, अभी जो करना है वो कर लीजिए प्लीज। पार्टी चोर है, भारतीय जनता पार्टी चोर है। ठीक है कुमार राकेश जी प्लीज अपनी बात रखिए। अरे जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है, जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है। ठीक है हो गया सब, बस प्लीज ठीक है। अरे आप लोगों को क्या भाषा समझ में नहीं आती है क्या सर? आप कर्फ्यू लगाते हैं, आपके टाइम में कर्फ्यू लगते थे। अरे कर्फ्यू पे मत जाइए सर, यहाँ लोगों की जान चली जा रही है, आप कर्फ्यू की बात कर रहे हैं। पवन जी क्या हुआ, आपको भी समझ में नहीं आ रही है भाषा? बोलने दीजिए, वरिष्ठ पत्रकार को तो बोल लेने दीजिए। करते रहेंगे, आखिरी सांस तक आंदोलन करेंगे। राखी जी, रविंदर जी को मौका दीजिए, पार्टी का पक्ष आना जरूरी है। रविंदर जी कुमार राकेश जी बोलिए जल्दी से, पार्टी का पक्ष जरूरी है। बोलिए। आज जो भी बातें यहाँ हो रही है, अभी बहुत शांति से वार्ता हो रही है कि सबने अपने अपने पक्ष रख के
मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ। मैं अपनी मीडिया बिरादरी के लिए बोल रहा हूँ कि प्रदर्शन जिसने भी किया, जैसे भी किया, 118 पुलिस वाले घायल हुए, 8 से 10 हमारे मीडिया वाले घायल हुए। वो लोग कौन थे जो घड़ी, चश्मा, मोबाइल छीन के चले गए? उस भीड़ में वो लोग कौन थे? नंबर वन, नंबर वन, नंबर वन। पार्टी तो बोल रहे, अरविंद केजरीवाल का चंपू है वो, चलेगा नहीं। अब देश जग चुका है। बच्चों के सपोर्ट में नहीं थे क्या? आप पार्टी हैज लॉस्ट द मोरल। बीजेपी ऑफिस के साथ खड़ा होना चाहिए, की पार्टी है, उससे मत जाने की बात। उस वक्त राकेश जी आप बीजेपी ऑफिस से, मैं जो कह रहा हूँ, संजय जी जो बोल रहे हैं, चलिए मुझे आप सब लोगों की बात सुन के ये तो समझ में आ गया कि मुद्दा गर्म है। आप लोगों की बात ये बता रही है कि मुद्दा गर्म है और इतनी आसानी से ठंडा भी नहीं होगा। ठीक है सर, चलिए मुझे चर्चा को रोकना पड़ेगा क्योंकि समय बहुत हो गया है। मुद्दा गर्म है, मुद्दे को गर्म ही रहने दीजिए। आएंगी चीजें निकल कर, प्लीज आएंगी, लेकिन इस तरह की तस्वीरें बहुत दुखद होती है। चलिए समय हो गया। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। बिना शुक्रिया के ये शांत नहीं होने वाले हैं। देखिए सवाल इस बात का है, वाकई मुद्दा गर्म है। जो भी तस्वीरें आई हैं वो दुखद इसलिए थी क्योंकि जिस तरीके से बच्चों का, छात्रों का, कोई भी हो, किसी का खून बहा, वो अच्छा नहीं था। और यदि जो मांगे रखी गई हैं उसे एक्सेप्ट करने में प्रॉब्लम क्या है? दूसरी चीज, यदि पीएम आवास का घेराव किया विपक्ष ने तो उसके बाद आप उनके दफ्तरों पे कांग्रेस के जाके प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या ये बदले की भावना से है? ये क्या मायने रखता है और कहां जाएगा विपक्ष? तो दोनों ही मुझे लगता है पक्ष विपक्ष की राजनीति का स्वरूप आने वाले समय में यदि ऐसे ही होगा तो क्या होगा, ये एक बड़ा सवाल है हम सबके बीच में। और जो कुछ भी स्टूडेंट्स को लेकर और नीट को लेकर जो सारी चीजें चाहे संसद में चल रही हो या सड़क पर देख रही हो, इसका समाधान क्या ऐसे ही निकलेगा? ये भी एक सवाल है और मुझे लगता है जो जिम्मेदार हैं प्लीज गंभीरता से इस पर मंथन कीजिए। चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।